हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी और उसकी जो हमारी लास्ट बुक है और जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, आज हम उसको करेंगे। आज से हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं या इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम आज की डेट पर पार्ट 3 कहते हैं, क्योंकि कंपनी अकाउंट अलग हो गया है। तो ये पार्ट 3 है और ये जो है ये 20 मार्क्स की है। और इस 20 मार्क्स के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क भी इसी में ही होता है, जो आपको पता ही है कि 20 मार्क्स का होता है। तो प्रोजेक्ट भी हम इसी में से बनाते भी हैं, जो टेस्ट होता है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये जो बुक है ये इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है कि ये 40 मार्क हमारे कैरी करती है आउट ऑफ 100। तो ये पार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, जिसको अभी कंसेप्ट दूसरे क्लियर नहीं हैं और उसको पास होने में दिक्कत है, तो ये उन बच्चों को पास भी कराएगी, साथ ही साथ हमें ये अच्छे मार्क्स दिलवाने में भी हमारी मदद करेगी। तो जो सबसे पहला इसका पार्ट है थर्ड बुक का, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। आप स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है, और जो भी चीज़ अब ये इसमें हम पढ़ेंगे ये कंपनीज एक्ट के ऊपर ही पढ़ेंगे। तो जो हमारा लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है 2013, उसके ऊपर बेस्ड ही हमारा ये सारा जो प्रेजेंटेशन है ये है। तो हम जो अब प्रेजेंटेशन शो करेंगे इसके अंदर या बनाएंगे इसमें, वो हमारा कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड होगा। पार्टनरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट को बहुत प्रॉपर वे में समझिएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है ये आप 11th में भी सम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट थ्रू विच द कॉरपोरेट मैनेजमेंट communicate financial information to its owner and various other external parties which include investor, tax authorities, government employee etc. आप जानते हो सप्लायर सब इसमें आते हैं। आप पहले से जानते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा एनुअल रिपोर्ट होती है किसी भी कंपनी की, क्योंकि अभी हम कंपनी की ही बात करेंगे, जो कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इन ए ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। और ये किस चीज़ को कम्युनिकेट करती है? ओनर को भी होते हैं, दो तरीके के यूज़र होते हैं हमारे इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो यूज़ करते हैं। एक को हम इंटरनल यूज़र कहते हैं और एक को हम एक्सटर्नल। इंटरनल में ओनर है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारे इंटरनल में आते हैं, और एक्सटर्नल के अंदर हमारी टैक्स अथॉरिटी है, इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट है, सप्लायर है, जिनको भी हमारे पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है उन सबको हम इसके थ्रू अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देते हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी हैं जिनको इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, और जिनकी बेसिक कंसेप्ट जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है बैलेंस शीट। आप जानते हो, वेल नोन हो आप, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है, पोजीशन स्टेटमेंट बताती है, जिसमें हम दो ही चीज़ों पर बेसिक जो कंसंट्रेशन होता है वो दो ही चीज़ों पर होता है। एक हमारी एसेट्स होती हैं और एक हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो वो पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं और बैलेंस शीट कहते हैं। दूसरा जो इसमें हम मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप जानते हो नॉर्मली इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, पर यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 में इसका नाम जो आपको मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना होकर क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा ऑफ ए कंपनी। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच कैरी 6 मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम प्लस 6 मार्क्स इन आवर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 12 नंबर के आसपास आपका ये अकेला चैप्टर है और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो धीरे धीरे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम ये जो कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको इस पूरी बुक के माध्यम से बनाना सीखेंगे। कुछ और भी हैं 2-4, तो वो अभी टूल्स में जाएंगे जब देखेंगे। अभी यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना आगे के
नेचर क्या है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो देखिए वो रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं आपके पास, हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है और विद ऑथेंटिकेशन है उसका आपके पास, उस एक ट्रांजैक्शन को की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए आपके पास वाउचर्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट डाटा रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। दैट्स मीन्स जब हमने उसको परचेज़ किया होता है, हाँ, जब कोई एसेट होती है तो उसमें से हम लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। मार्केट वैल्यू से पर किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसीलिए इसको कहा गया है कॉस्ट डाटा, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं और कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। दूसरा अगर नेचर की बात करें तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, तो वो आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ी थी। तो सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो की जाती हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे जब भी हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करते हैं, मतलब कि स्टॉक की वैल्यू करते हैं, तो वो कॉस्ट पर होती है या मार्केट प्राइस जो भी कम होगा वो हम अपनी बुक में लिख लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब भी वैल्यू होगा तो वो फिज़िकली वेरीफाई करके होता है, तो उस समय उसकी जो भी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू होती है जो उनमें कम होता है उसको हम बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही जब एसेट की बात करते हैं तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर कर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। तो ये सारी हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर बेस्ड हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पोस्टुलेट। तो कुछ एजम्पशंस हैं जिनको बनाया गया है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वो आप कंसेप्ट के रूप में लास्ट समय पढ़ चुके हो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है, ठीक है, अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट होता है। तो लास्ट ईयर हमारे पास कई सारे कंसेप्ट थे, जो कंसेप्ट का मतलब वो अजम्पशंस थी जिनके ऊपर बेस्ड हम जो है अपनी सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट होती है। तो जब आपको ना कई जगह आपको चॉइस मिलेगी, जैसे अभी हम पीछे किस में गए थे, स्टॉक की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे। तो स्टॉक रिकॉर्ड करने के दो पॉपुलरली नोन मेथड्स हैं, लीफो और फीफो। इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए दोनों मेथड में अलग है, जो बाद में आया है वो पहले निकलेगा, जो पहले आया है वही पहले निकलेगा। तो दोनों में से ये मेरी पर्सनल जजमेंट है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ, किसके बेस्ड पर अपने अकाउंट बनाता हूँ। तो अंडर मोर देन वन सर्कमस्टांसेस, जहाँ ऑप्शन के पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फैक्ट फिगर प्रेजेंटेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन, एस्टिमेट एंड जजमेंट। तो वहाँ मैं फिर अपना इंडिविजुअल जो हमारी कंपनी का पॉलिसी कह लो, मेथड कह लो, उसको हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ ये कंजम्पशन जहाँ हमें ऑप्शन देती हैं तो फिर ये पर्सनल जजमेंट हो जाती है। तो ये तो था इसका नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। तो देखिए आपको इससे पता ही चलता है कि उनके पास कितनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, मतलब कि उनके पास वो एसेट्स कितनी हैं और कितनी फर्म की लाइबिलिटी हैं, एक वो उससे हमें पता चलता है। दूसरा है कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। हमने पढ़ा कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं जो हमें अर्निंग कैपेसिटी के बारे में भी बताता है। फिर है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। नीचे आपने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ जा रहा है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जिसको हम ऑब्जेक्टिव के वे में या ये एक उद्देश्य होता है, कंपनी जानना चाहती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को जज किया जा सकता है। डिफरेंट टूल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर जिनके बेस पर हम जो है इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन की एक तरीके से जजमेंट करेंगे। उस बेस पर हम देख पाएंगे कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो कितनी इफेक्टिव थी। पांचवा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। यहाँ से आप ये भी देख पाएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, जो हमें ये बताएगी कि हम सोसाइटी को कितना अफेक्ट कर रहे हैं हर वे में, ठीक है। तो ये भी हमें इससे पता चलता है ना। नेक्स्ट और लास्ट है डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी हमारी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है, जैसे अभी हम देख रहे थे मेथड्स,
तो जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू लोगों को पहुंचा पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको दिखाई जा रही है? डिफरेंट पीपल जो हु आर इंटरेस्टेड इन आवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फुलफ़िल करती है कंपनी। फिर है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए अभी इस चैप्टर के अंदर हम दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, जो कंपनी अकाउंट्स में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। तो आप पाओगे, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो थैंक्स टू एनसीईआरटी बुक, ये मैंने वहीं से लिया है सो दैट हम ईज़िली एक ही जगह पेज पर आपको बता पाएँ। तो ये बाय द कर्टसी ऑफ एनसीईआरटी बुक्स है। ये हमारी बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब आप इसमें देखें तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड है, एक को हम इक्विटी एंड लायबिलिटी कहते हैं और एक को हम एसेट कहते हैं। बैलेंस शीट जो कंपनी की बनती है वो इसी फॉर्म में बनती है, ये आपको समझना है। तो वो जो बैलेंस शीट हम पहले पढ़ रहे थे कि लायबिलिटी इस तरफ और हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाली, वो नहीं है। आपको वर्टिकल फॉर्म में ही बैलेंस शीट को बनाना होता है। उसी के साथ साथ आपके कॉलम भी दो मिलेंगे आपको, एक करंट फिगर को करेगा और एक प्रीवियस ईयर की रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक दो ईयर की कंपैरेटिव स्टेटमेंट आज के समय में बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। नोट नंबर आप पढ़ोगे कि नोट्स जो है यहाँ सिर्फ जो है ये एक हेड के अंदर बड़ी सारी हेड्स होंगी, तो यहाँ सिर्फ उसका टोटल दिखाया जाता है। उसकी डिटेल स्टडी को अगर हमें स्टडी करना है तो वो नोट टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं, आप कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसमें शो करा जाता है। पहले ये बैलेंस शीट में ही शो होता था, तो अब ये चेंज हो गया है। तो ये तो था कि फॉर्मेट किस प्रकार का है। अब हम अपना पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी को उठा लेते हैं। इसको बेसिकली चार मेन हेडिंग, देखिए मैं जो शब्द बोलूँगा अब आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे मेन हेडिंग सब हेडिंग पेपर में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये कंफर्म है कि ये 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि पर्टिकुलर आइटम को आप इस बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बैलेंस शीट को समझना। आपके 3 से 4 नंबर सिर्फ इसी के हैं, तो आपको ये अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तो देखिए 4 मेन हेड हैं। उन मेन हेड में पहली जो है वो है शेयर होल्डर फंड, दूसरी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथी है करंट लायबिलिटी। ये 4 मेन हेड हैं, ठीक है। अब हर एक मेन हेड की कुछ सब हेड हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड या फर्स्ट की कहें तो उसमें शेयर कैपिटल आती है, उसके अंदर सरप्लसेस आते हैं, अंदर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आती है, ठीक है। अब अगर शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग करिए तो इसमें कुछ नहीं है, वैसे भी उसके लिए होता है जो आपके पास अमाउंट होता है और जिसको आपके पास सब्सक्राइब्ड अमाउंट भी है, इशू की हैं पर अभी तक अलॉटमेंट की, तो वो जो एप्लीकेशन मनी होती है वो अभी आपकी शेयर ट्रांसफर नहीं होती, कहाँ पड़ी रहती है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, तो यहाँ दिखाई जाती है। नॉन करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट्स को आपको ढंग से समझना है कि हेडिंग आपको, एक तो इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते आप, जो सीक्वेंस है उसको वैसे ही चलना है। 4 हेडिंग है जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा है टैक्स लायबिलिटी, आपसे क्वेश्चन पेपर में नहीं था पर ये एक हेडिंग है, ये आपको अदर लॉन्ग लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो ये हेडिंग आपको याद रखनी है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होंगी आपको याद। अब जब आप करंट लाए जाते हैं तो लगभग ये देखिए, वहाँ लॉन्ग टर्म था तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। वहाँ अदर लायबिलिटी था तो यहाँ अदर करंट लायबिलिटी है, वहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न था तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। बस जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ थी उसको हटाकर यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रेड पेबल, जिसके अंदर क्रेडिटर्स पेबल आते हैं। तो ये आपकी इसकी सब हेडिंग आपको इसी वे में करना है बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा। वो 3 से 4 नंबर में आपसे कह सकते हैं कि पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटी की एक एक हेडिंग सीक्वेंस में प्रेजेंट करके दिखाइए, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब अगर मैं एसेट की बात करूं तो एसेट के अंदर 2 ही मेन हेडिंग है, तो ये आपको और अच्छे ढंग से समझना है कि एसेट में सिर्फ 2 ही आपको मेन हेड मिलेगी, एक को हम नॉन करंट एसेट कहते हैं और एक को हम करंट एसेट। अब अगर नॉन करंट एसेट्स में आए तो सबसे पहले हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स भी 4 हिस्सों में डिवाइड, इंटेंजिबल एसेट्स, एलिजिबल एसेट्स, कैपिटल इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो इनको हम जब पढ़ेंगे आगे अगली वीडियो में, तो जब हम इनको समझेंगे, अभी आप सिर्फ ये हेडिंग के रूप में जानते हो टेंजिबल क्या होता है, क्या होता है,
कैपिटल वर्क मतलब है कि कोई बन रही है, जैसे प्रक्रिया इन प्रोग्रेस होता है। एसेट्स वो होती है जिसको ऐसी कोई भी अभी बनने में है, जैसे इस समय कोविड का जो है वैक्सीन है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप क्या कराया जाए, पेटेंट को कराया जाए। तो कॉपीराइट पेटेंट इंटेंजिबल पेटेंट अगर मैं इंजेक्शन का तो अंडर डेवलपमेंट जब तक वो बनकर नहीं हो जाती जाएगी और मैं पेटेंट ले लूँगा तो वो इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, हेडिंग मेन है। देखिए ये मेन थी, ये सब हेडिंग थी और ये सब हेडिंग की सब हेडिंग थी। तो अब अगर सब हेडिंग सेकंड पे जाएं तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। थर्ड पर जाएं तो जैसी यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी, यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट मिलेगी आपको। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं और फिर जो इनमें नहीं आया वो सारी अदर नॉन करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स में जाएं तो आप देखोगे बेसिकली 5 यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक बढ़ जाती है, बस 6 चलेंगी उसी तरीके से। फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, नॉन करंट से शुरू करते हैं तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाएगी। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहला पार्ट, फिर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं वो अगला पार्ट, फिर ट्रेड रिसीवेबल, जैसे वहाँ पर ट्रेड पेबल थे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल होंगे जिसमें डेटर्स और बीआर आएंगे। फिर हमारा कैश आता है, कैश एंड कैश इक्विलेंट। कैश इक्विलेंट का मतलब वो सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हाईली लिक्विड होती हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती हैं। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, जैसे यहाँ था लॉन्ग टर्म, और ऐसे ही फिर लास्ट में अदर करंट एसेट्स आती है। नोट्स ज़रूर देखे जाते हैं जब ये बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का एक जो कंपनीज एक्ट 2013 में हम बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं वो इस वे में करते हैं। आपको इसका सीक्वेंस एज याद करना है बच्चों। आप मेरी ये अगली 2-3 लिखेंगे तो आपको ये कम से कम सीक्वेंस ज़रूर याद होना कंफर्म है, मुझे पूरा लगता है। तो क्योंकि हमें 3 से 4 नंबर लेने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी और ये फिर हमें कंपनी अकाउंट में भी जो है बेनिफिट पहुंचाएगा। अब बैलेंस शीट में मैंने फिर वही लिया पर लाइबिलिटी अलग कर दी जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ये सारी हेडिंग्स होती हैं हमारी, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसका नाम होता है लाइबिलिटी का। शेयर होल्डर फंड इसकी पहली सब हेडिंग है और मेन हेडिंग है। दूसरी जो इसकी मेन हेडिंग है वो है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड इसकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और फोर्थ इसकी करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में 3 हेडिंग है, हमने पढ़ा था अभी। सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड के अंदर फिर जाओगे 4 है, फोर्थ में भी आपको ये 4 मिलेंगी। तो आप इसको ईज़िली आप समझ सकते हैं और यहाँ आपको ये और प्रॉपर वे में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि कौन कौन सी हेडिंग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचकर इसको बार बार अगर याद करें अगले कुछ दिनों में तो ये कंफर्म है आपको ये एक एक हेडिंग बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इसी का जो एसेट वाला पार्ट है वो अब आगे आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा कंटिन्यू करता है लास्ट पेज से। ये कॉलम नहीं आएगा क्योंकि आपने देखा भी था कि टोटल के बाद सीधा ही हमारा सेकंड पोर्शन एसेट शुरू होता है। बट आपको ये समझ में आए कि क्या है, तो करंट और प्रीवियस 2 पीरियड होते हैं। इसमें आपको ये भी देखना है कि करंट वाला पीरियड यहाँ आता है और प्रीवियस वाला पीरियड यहाँ आता है, ये भी आपको समझना है। एसेट की 2 ही मेन हेडिंग है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, ठीक है। फिर उसकी यहाँ 5 हैं और यहाँ पर 6 हैं, आप इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक बार मैं आपको 10 से 20 सेकंड देता हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ अपनी वीडियो के एंड में 1-2 दिन में डाल दूंगा जब ये मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब इसका पहला पार्ट हम करते हैं क्योंकि वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कि लाइबिलिटी का शेयर होल्डर फंड, जो आज की वीडियो का मेरा इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। तो देखिए उसमें क्या है, ये नोट्स टू अकाउंट होता है जो हम अभी बता रहे थे। ये नोट्स टू अकाउंट में आपके जो भी, ये देखिए यहाँ पीछे देखिए आप, यहाँ पर नोट नंबर लिखा होता है। जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स पे 1 नंबर दे दिया, तो आपको ये नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स के नाम से जो भी डिटेल होगी कि कितनी एसेट्स हैं टेंजिबल एसेट्स, वो यहाँ पर मिलेगी आपको डिटेल। अब उसमें फर्नीचर यहाँ पर लिखा होगा, उसके अंदर यहाँ पर बिल्डिंग जो होगी वो लिखी होगी। तो जितनी भी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी डिटेल फॉर्म में, ठीक है। और फिर नोट्स टू अकाउंट में टोटल हो जाता है उस एक पर्टिकुलर नंबर का, नोट नंबर का, फिर नोट नंबर 2 शुरू हो जाता है।
अगर वो किसी और को दे रखा है, मान लिया वो ट्रेड रिसीवेबल को दे रखा है, तो फिर यहाँ आपको ट्रेड रिसीवेबल की जो डिटेल्स फिगर्स हैं वो यहाँ से मिलेंगी। वहाँ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा। अब इसमें डेटर्स और रिसीवेबल आते हैं, BR जिसे हम, तो उनकी डिटेल यहाँ मिले, आपको यहाँ मिलेगी। नोट नंबर लिख दिए जाते हैं, इस हम नोट्स टू अकाउंट्स को मेंशन करते हैं। तो ये नोट है जो आपको अब कंपनीज एक्ट में हर जगह हर बार मिलेगा। अब आता है हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, हमने पढ़ा था। शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है। तो ये इसके 3 बेसिक क्लासिफिकेशन। एक एक पे चले तो सबसे आता है फर्स्ट पार्ट शेयर कैपिटल के अंदर इस तरीके से हम नोट्स में हमें डिटेल मिलेगी। ये जो फिगर होती है ये सबसे लास्ट वाले की होती है, इस वाले की सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाली। ये बैलेंस हमें बैलेंस शीट में मिलता है। देखिए अब उसको कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, शेयर कैपिटल को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, ABC में। ए है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो होती है जो आप पूरे जीवन काल में कंपनी के इशू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ जो भी रेट है उसका वो इस मल्टीप्लाई कर कर यहाँ आ जाता है और यहाँ आपकी लाइन ड्रॉ की जाती है। ड्रॉ का मतलब है कि आप कर ले, इसलिए लाइन ड्रॉ है। ठीक है, ये आपकी कैपिटल होगी। फिर आपकी आती है कैपिटल। इस ऑथोराइज में से कितने शेयर आपने इशू कर रखे हैं। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ 1 लाख शेयर हैं आपके और अगर यहाँ आपने अभी सिर्फ 50,000 शेयर इशू कर रखे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे 50,000 शेयर और उस हिसाब से अगर वो 10 रुपये का है तो 10 लाख यहाँ और यहाँ पर 5 लाख। इस तरीके से हम इसको भी फिर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये दोनों जब पेपर में पूछे, जो कंपनी अकाउंट का हमने पहले दूसरी बुक का, इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो वो 4 नंबर में तो शेयर कैपिटल ऑथोराइज करने का होता है, हाफ मार्क्स हमारा इशूड कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर आते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके नंबर होते हैं और उसके बाद उसको बैलेंस शीट में दिखाने का नंबर होता है। फिर हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 हिस्सों में बटी होती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, जिसके लिए हम मान लिया पब्लिक ने 40,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब किया और 10 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा दे दिया फर्म को, तो वो सीधा 40,000 रुपये आ जाते हैं यहाँ पर। मान लिया पिछली जो थी 40,000 ही थी, क्यों निल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रहे हो तो पिछली बार 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी निल लिख देता हूँ, मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा, क्वेश्चन नहीं है, बस एक बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ, जो 50 से 40 तो यहाँ आ गए इशूड, 4 शेयर रहते हैं, क्योंकि अगर इशूड सब्सक्राइब हुआ हो 10,000 शेयर बचे होंगे। तो 10,000 शेयर पर आपके 10 रुपये के हिसाब से कितने आपको मिलने चाहिए। ये 4 लाख आएगा, 40,000 हैं तो 4 लाख रुपए आएंगे। यहाँ आपके एक हैं 8 लाख में से कुछ पैसा आप पेड फुल्ली पेड अप नहीं का मतलब क्या है कि कॉल इन एरियर होगा। मान लिया कॉल इन एरियर में अगर वो 5,000 रुपये निकल के आता है, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने कुछ शेयर फॉरफिट कर लिए हैं और अभी तक वो री इशू नहीं किए, तो जो फॉर फीचर का अमाउंट है, जो ऐसे शेयर जिनको फॉरफिट तो कर लिया गया है पर री इशू नहीं किया गया, आपने वहाँ पे निकाला था, मान लिया वो 2,000 है तो वो 2,000 भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया। अब 1 लाख में से घटा देता हूँ तो ये आ जाते हैं 595 में 2 प्लस तो 97 कि जो ये 97 है इसमें होकर यहाँ आप लाता है और यही आपको बैलेंस दिखाना होता है। तो इसका 1.5 नंबर हो जाता है, 1 नंबर वहाँ होता है, तो वो वेरी करते रहते हैं मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमारा शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था तो ये उसकी रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व मिले, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मिले, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलेगा, रिडम्पशन रिजर्व मिलेशन का रिजर्व मिलेगा, ऑप्शन आउट अकाउंट मिलेगा, कोई और रिजर्व मिलेगा। का मतलब प्रॉफिट होता है, वो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्क्लोजिंग एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर, ट्रांसफर टू फॉर्म रिजर्व। ठीक है, तो ये आपको सरप्लस के अंदर मिलेगा जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है। तो जितनी भी टाइप की चीज़ें हैं हमारी जो रिजर्व फॉर्म में है वो पर आपको रिजर्व और सरप्लस के मिलती है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में कुछ और हम डीपली डिस्कस कर लें कि रिजर्व जो होता है वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ फंड यूज़ किया जाता है। इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब कि ये नेट बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको दिखाएंगे बस उस फिगर को ब्रैकेट। मान लिया 40,000 का आपका लॉस आता है तो आप इस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे उसको ज़रूर।
ठीक है, माइनस नहीं करेंगे, यहीं पर ऐसे ही दिखाएंगे। द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस, ये इफ़ एनी शेल बी शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग, जो हमारी कहाँ की होगी, बैलेंस। अगर वो भी नेगेटिव जाए, आपके रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ 20,000 चीज़ों से और चाह रहा है तो आपकी 20,000 सरप्लस की नेगेटिव फिगर आ रही है, उसको भी आप बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, तो बुक में शो किया जाए। अभी आपने एक हेडिंग यहाँ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो इसके बारे के शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ए सेपरेट आइटम अंडर लिखा। इंस्टीट्यूट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन नोट होता है कि अकाउंटिंग एम्प्लॉई शेयर बेस्ड रिक्वायर ए क्रेडिट बैलेंस इन द स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आप अगर एम्प्लॉई को ऑप्शन देते हो शेयर खरीदने का, तो क्रेडिट बैलेंस आप ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में होना। बैलेंस शीट में एक सेप के अंदर दिखाते हैं शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस के, ठीक है, तो वो आप जरूर दिखाएंगे। स्टॉक ऑप्शन अगर लिया है तो उसका आउटस्टैंडिंग अकाउंट बैलेंस वहाँ पर आप शो करेंगे। थर्ड जो इसकी शेयर होल्डर फंड की, वो मनी अगेंस्ट शेयर वारंट थी। क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट बाय द कंपनी विच आर कन्वर्टेड इनटू शेयर एट ए स्पेसिफिक डेट। भविष्य कोई अमाउंट आप आज रिसीव कर चुके हो, मान लिया 1,00,000 रुपये, पर अभी उन्होंने शेयर नहीं लिए हैं, उन्होंने कहा ये ऑप्शन जो मैं लूँगा, ये मैं लूँगा आज से 1 साल बाद। तो इतने ये पैसे के पास किस नाम से पड़ा रहे, कैपिटल तो बनी नहीं क्योंकि आपने इशू नहीं किए, ठीक है। तो क्या है अभी ये जो 1,00,000 रुपये है, ये कहाँ दिखाऊँ, तो ये दिखाया जाता है अगेंस्ट शेयर वारंट, आगे की एक डेट पर जो है शेयर। द इंस्ट्रूमेंट इशूड अगेंस्ट सो रिसीव 1,00,000 कहलाता है। अगेंस्ट शेयर वारंट क्लोज एज ए सेपरेट आइटम अंडर शेयर होल्डर, है तो कैपिटल का ही पार्ट है, तो शेयर होल्डर फंड ही, बट क्योंकि अभी तक कैपिटल नहीं, इसलिए ये अमाउंट हम कहाँ हैं, एक अलग से है, इसको कहा जाता है रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जो जिस दिन ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस दिन वो ऑप्शन वो उस दिन ये कैपिटल में ट्रांसफर और मनी रिसीव अगेंस्ट नील हो जाएगा। हमारा इसका सबसे पार्ट था जिसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना था, और ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर आपके 4 नंबर वहाँ हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट